प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आयु फिटनेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। यह एक श्वास रोग है। आयुर्वेद के अनुसार अस्थमा को एक श्वसन रोग कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा रोग क्यों होता है, इसका आयुर्वेद के अनुसार क्या ट्रीटमेंट है, अस्थमा की परेशानी को कम करने में योग कितना मददगार है, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो कि यदि हमें अस्थमा की समस्या है तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि यह परेशानी कम हो सके या फिर जड़ से खत्म हो सके। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये जो प्रयास है ये पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एक कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप हमारे साथ कैसे जुड़े हैं और आपको हमारी जो बातें हैं उनसे क्या लाभ हुआ। तो आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं अस्थमा की। तो दोस्तों, आयुर्वेद में अस्थमा को श्वसन रोग कहा गया है और आयुर्वेद में इस श्वसन रोग को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले महाश्वास, जिसे कि गंभीर अस्थमा कहते हैं। दूसरा ऊर्ध्व श्वास, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है या फिर सांस चढ़ जाती है। कई बार हमने देखा है कि अस्थमा के पेशेंट की सांस चढ़ने लगती है, तो उसे ऊर्ध्व श्वास बोलते हैं। तीसरा है छिन्न छिन्न सांस। छिन्न छिन्न सांस में सांस रुक रुक के आती है, फंस के आती है, बहुत तकलीफ से व्यक्ति सांस ले पाता है, खींच के सांस लेता है। तो तमक श्वास, जिसमें कि एलर्जिक अस्थमा कहते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ से हमें एलर्जी है और जब हम उसके संपर्क में आते हैं तब हमें अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसे हम लोग तमक श्वास कहते हैं। और उसके बाद क्षुद्र श्वास, इनिशियल स्टेज में जो है अस्थमा है, हल्का सा प्रॉब्लम है, इसे क्षुद्र श्वास कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार हैं आयुर्वेद के अनुसार श्वसन रोग के। अब बात करते हैं कि हम इन्हें पहचाने कैसे, इनके कारण क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि अस्थमा एक श्वसन रोग है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो यदि कोई समस्या हो रही है तो उसकी वजह से अस्थमा रोग हो सकता है। यदि हमारे लंग्स में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई एलर्जी हो रही है, कई बार जब मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हमें श्वास की कई सारी समस्याएं हो जाती हैं और धीरे धीरे ये क्रॉनिक डिजीज में परिवर्तित हो जाती। हम अक्सर देखते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तब भी हमें खांसी जुकाम कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली जब हमारे लंग्स में कफ भर जाता है और हमारा जो कफ है वो जम जाता है, निकल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं अस्थमा के निदान की, लक्षण की। कि कहा गया है कि आयुर्वेद में अस्थमा एक श्वसन रोग है। तो जब हमें सांस नहीं आए, हमारी सांस फूलने लगती है, कफ जम जाता है, बार बार खांसी हो रही है, जैसे कि हमारे जो 5 प्रकार के श्वसन रोग बताए गए उसमें ये बताया गया कि रुक रुक के सांस आती है, सांस चढ़ रही है आपको खांसी आ रही है, आपको प्रॉपर सांस नहीं भर पा रहे हैं, आप छिन्न भिन्न सांस आ रही है, धीरे धीरे आप ले पा रहे हैं। ये सारे लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि अस्थमा है। कई बार आप ये समझिए कि जो जुकाम और खांसी होती है, अक्सर बच्चों में भी बड़ों में भी सीजन चेंज होने के बाद जुकाम और खांसी हो जाती है। ये जब बहुत लंबे टाइम तक रुक जाती है और जो कफ है वो हमारे लंग्स में जम जाता है और हमारे ये क्लीन नहीं हो पाता है, तो यही जो है आगे चल के अस्थमा में परिवर्तित हो जाता है। तो बेसिकली हमें बस ये देखना है कि ये हमें एक परमानेंट समस्या हो गई है तो अस्थमा है, और अगर सीजनल है, मौसम के चेंज के साथ हो रहा है तो सिंपल खांसी जुकाम है। तो बस यही जो खांसी जुकाम में लक्षण होते हैं लगभग वैसे ही सिमिलर लक्षण अस्थमा के भी होते हैं। ये 4 प्रमुख प्राणायाम है जिनका यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमें अस्थमा की जो ये समस्या है उसे ट्रीट
करने में बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो कपालभाति, ये शुद्धि प्रक्रिया है, इसके माध्यम से हमारे शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ साफ हो जाती हैं। तो यदि कहीं कफ जम गया है तो वो भी निकल जाता है और जिससे हमें अस्थमा को ट्रीट करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं, क्योंकि चंद्रभेदी प्राणायाम से ठंडक पहुंचती है शरीर में, तो सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें जुखाम और खांसी की समस्या से निजात मिलता है, हमारे शरीर से कफ निकल जाता है। सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है अस्थमा के पेशेंट के लिए। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम से भी हमें अस्थमा को ट्रीट करने में बहुत मदद मिलती है। तो आपको रेगुलर ये 4-5 जो प्राणायाम हैं, अगर हम इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो हमें हमारे जो अस्थमा है उसको ट्रीट करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा यदि अर्ध मत्स्येंद्र आसन हम करते हैं तो जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो जो अपने मेरुदंड को आधा मोड़ के करते हैं तो उससे शरीर में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती है, जिससे कि उनको बहुत लाभ मिलता है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन उन्हें बहुत लाभ पहुंचाए। पवन मुक्त आसन से हमारे जो शरीर में, जो हमारे पेट में जो हमारी नस नाड़ियां हैं मालिश हो जाती है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, जिससे भी अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको आराम मिलता है। इसके अलावा सेतुबंध आसन भी अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। भुजंग आसन से अस्थमा को ट्रीट करने में काफी मदद मिलती है। तो भुजंग आसन से हमें जो श्वास, हमारी जो छाती में श्वसन संबंधी जो परेशानियां होती हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है। तो यदि अस्थमा की कोई समस्या हो रही है तो आप अभी से ही भुजंग आसन के नियमित अभ्यास करना शुरू कर दें। अधोमुख सान आसन, ये कुछ छोटे छोटे से योग आसन हैं जिनका यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तब आपको अस्थमा का जो भी समस्या हो रही है उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी हैं जो आयुर्वेद में जिनका मेंशन है, तो अगर हम अपने दैनिक आहार में शामिल करते हैं तो जिससे हमें अस्थमा की जो ये समस्या है उनसे निजात पाने में सहायक होते हैं। तो कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनका यदि हम अपने किसी चिकित्सक से परामर्श लेके और अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार हम उनका सेवन करते हैं, अपने रेगुलर भोजन में उन्हें शामिल करते हैं, तो हमें अस्थमा की जो समस्या है उसे ट्रीट करने में बहुत आराम मिलता है, बहुत मदद मिलती है। तो सबसे पहले पीपली अगर आपने देखा हो तो छोटी सी काले रंग की पतली सी स्टिक टाइप की आती है, छोटी छोटी सी, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होती हैं श्वसन रोग को ट्रीट करने में। अक्सर हमने देखा है जब महिलाओं को बच्चा होता है तो उसके तुरंत बाद उन्हें पीपली दी जाती है, जिससे कि उन्हें कफ जमने की जो परेशानी है वो ना हो और उनका शरीर अच्छे से मजबूत हो सके। तो पीपली एक्चुअली आपके शरीर को बलिष्ठ करता है, बुखार नहीं आने देता है। आपको बार बार कफ और कोल्ड की समस्या यदि हो रही है तो आप 1/2 टीस्पून जो पीपली है उसे सुबह खाली पेट शहद में मिला के अगर आप खाते हैं 10 से 15 दिन अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। इससे आपको बार बार अगर बुखार हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। तो आप पीपली को ले आए किसी पंसारी की दुकान से, उसको पीस लें और पीसने के बाद उसमें आधे चम्मच पीपली में शहद डाल के सुबह खाली पेट लेने से आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा शहद, जैसा कि मैंने बताया ही, शहद जो है आपको अगर बार बार खांसी जुकाम की समस्या हो रही है, बुखार आ रहा है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप शहद को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि आपको जो है शहद को कभी भी गर्म नहीं यूज़ करना है, आप उसको गर्म ना करें। आप शहद को हल्दी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, पीपली के साथ प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को आप हल्का सा भून लें और उसमें आधे चम्मच हल्दी के साथ अगर आप शहद को इस्तेमाल करते हैं या फिर रात्रि में सोते समय गर्म दूध में अगर आप शहद डाल के पीते हैं तो इससे भी आपकी जो ये बार बार खांसी जुकाम के होने की समस्या है ये दूर हो जाएगी और अस्थमा को ट्रीट करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करनी चाहूँगी कि
अगर आपको पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपके शरीर में तो आपको पीपली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपली से आपके शरीर में पित्त बढ़ता है। तो यदि आपको पित्त बढ़ने की समस्या है तो आप फिर पीपली का प्रयोग ना करें। रसोनम, आयुर्वेद में लहसुन को रसोनम कहा जाता है। रसोनम के बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ हैं। इसी प्रकार से लहसुन जो है वो आपके अस्थमा को ट्रीट करने में भी बहुत मददगार है। तो आप जैसा कि बचपन में हमने देखा है, हमारी दादी नानी जो है सरसों के तेल में कुछ लहसुन जला के उससे सीने पे, बच्चों के सीने पे और सिर पे मालिश करते थे, जिससे कि अगर आपको बार बार जल्दी जल्दी जुकाम खांसी हो रहा है तो वो दूर हो जाए। इसके अलावा अगर आप सुबह खाली पेट 2 लहसुन खा लेते हैं, ऐसे कच्चा भी खा लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लहसुन को शहद के साथ खाते हैं तो इससे आपको बहुत सारी अन्य परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ ही आपको अस्थमा को ट्रीट करने में भी बहुत मदद मिलेगी। अगर आप कच्चा लहसुन खाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने भोजन में इसे शामिल करें, क्योंकि जो है वो कफ कोल्ड को ट्रीट करने में बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं है, तो लहसुन के नियमित इस्तेमाल से आपको इस समस्या में भी आराम मिलेगा। हींगू, हींगू मतलब हींग, तो आयुर्वेद में हींग को हिंगू कहा गया है और इसे भी अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत लाभकारी बताया गया है। कई बार पहले हमने देखा है कि लोगों को जब बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो जाता है तब उनको पानी में हींग गर्म करके और उनके नाखूनों पे लगाया जाता था, एकदम फास्ट रिलीफ मिलता था, जिससे कि उनको सांस आनी शुरू हो जाती थी, सुंघाया जाता था। आप एक कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया के द्वारा से भी हींग इफेक्ट करती है। तो आप अगर हींग का प्रयोग अपने डेली खाने में करते हैं तो इससे भी आपके अस्थमा को ट्रीट करने में बहुत मदद मिलेगी। आप हींग का प्रयोग कई तरीकों से कर सकते हैं। इसे आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। आप हल्के से गुनगुने पानी में इसको गला के और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप अपने नाखूनों पे अगर लगाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी से कफ और कोल्ड की परेशानी से निजात मिल जाएगी। ठीक कहा जाता है आयुर्वेद में सूखी सोंठ को, सोंठ यानी कि सूखा अदरक, तो सूखे अदरक का प्रयोग अगर आप शहद के साथ करते हैं तो इससे भी अस्थमा को ट्रीट करने में बहुत आराम मिलता है। ये आपके कफ और कोल्ड की समस्या को भी सॉल्व करता है। तो आप जस्ट 1/2 टीस्पून सूखी सोंठ को शहद के साथ मिला के पिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कंटकारी अगर आपने देखा हो तो एक पौधा होता है, उसमें अक्सर अपने गाँव में और सड़क के किनारे ये पौधा अपने आप अनायास ही उगा रहता है और हमें क्योंकि इसके प्रयोग की विधि पता नहीं होती तो इसीलिए हम इसे निरर्थक समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से कांटे होते हैं, इसमें पर्पल कलर के और येलो कलर के फूल निकलते हैं इसमें से। तो ये कंटकारी का जो पौधा है ये बहुत ही उपयोगी होता है। इससे इवन टीबी और बुखार जैसी कई अन्य समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। हरितकी कहते हैं हरड़ को, हरितकी से भी आप अस्थमा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अक्सर आपके आसपास के जो आयुर्वेदिक स्टोर होते हैं वहाँ आसानी से हरितकी मिल जाती है। जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, खून की कमी होती है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो अगर आपको, तो आप तब भी हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। हरितकी बहुत ही फायदेमंद औषधि है। अगर हमें ये इतना कंफर्टेबल नहीं है कि हम अलग अलग औषधियों को इकट्ठा करें, उनको बनाएं, मिश्रण बनाएं और उसके बाद उन्हें कंज्यूम करें, ये इतना कंफर्टेबल ना हो तो आप कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे श्वास कुठार रस, अगर मुझे इसका लिंक कहीं मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी सावधानियों की, कि हमें अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हमें क्या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। तो बेसिकली जिससे बार बार अगर किसी को एलर्जी है किसी चीज़ से और जिसकी वजह से अस्थमा के अटैक्स पड़ सकते हैं, तो आप बेहतर होगा कि आप अपनी एलर्जिक जो चीज़ें हैं उनको पहचानें और उनसे बचें। मौसम बदलने पे अक्सर ही हमने देखा है कि लोगों को कफ कोल्ड हो जाने की समस्या होती है। तो मौसम बदलते समय अपने शरीर का, अपने आहार विहार का और अपने दैनिक दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि बार बार आपको इस प्रकार
तरह की समस्या से जूझना ना पड़े। आई होप कि आपको हमारा आज का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा जरूर करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।